काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल यानी 3 नवंबर को गोला में मतदान शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और वोटिंग के लिए 441 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा में 10 पैरामिलिट्री कंपनी तैनात की गई है। इसके अलावा 5 बीएसएफ कंपनी, 3000 पुलिस के जवान भी तैनात होंगे। उपचुनाव में कुल 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के अमन गिरी और समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी के बीच टक्कर है। 6 नवंबर को मतगणना होगी। निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए चुनाव आयोग की पूरी टीम गोला पहुंच चुकी है। सुरक्षा से लेकर तमाम इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। दूसरी ओर बीजेपी और सपा दोनों ने ही जीत का दावा किया है। नेताओं के किस्मत का फैसला करेगी। 3 नवंबर यानी कल मतदान होगा, जिसके बाद नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। मतदान को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव आयोग की टीम गोला गोकर्णनाथ पहुंच चुकी है। हर बूथ पर चाक चौबंद व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 222 मतदान केंद्र पर 441 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 3 जोनल मजिस्ट्रेट, 29 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। मतदान केंद्र की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। गोला उपचुनाव के लिए 45 पोलिंग पार्टी पहुंची है। हर पोलिंग पार्टी में 5 मतदान कर्मी और 1 पीठासीन अधिकारी होंगे। 441 बूथ हैं। सभी बूथों को हमने सीएपीएफ से कवर किया है। सीएपीएफ में बीएसएफ भी है, सीआईएसएफ भी है, सीआरपीएफ भी है, आईटीबीपी भी है। सभी बूथों को हमने सीएपीएफ से कवर किया है। इसके अलावा जो बूथ के बाहर की व्यवस्था है वो लोकल पुलिस प्लस जो बाहर से पुलिस आई हुई है वो समुचित पुलिस व्यवस्था है, समुचित व्यवस्था है, पुलिस की कोई कमी नहीं है। गोला उपचुनाव के समीकरण की बात करें तो इस सीट पर कुर्मी, मुस्लिम और ब्राह्मणों का दबदबा रहा है। इस बार उपचुनाव में कुल मतदाता 3,96,038 हैं, जो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें पुरुष मतदाता 2,08,517 हैं। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,87,505 है और अन्य 26 मतदाता वोट का इस्तेमाल करेंगे। कोई बदमाशी करने का प्रयास न करें। अगर किसी ने जरा ही बदमाशी करने का प्रयास किया तो हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। और दूसरा आग्रह ये रहेगा कि जितने भी मतदाता हैं गोला विधानसभा के, वो सभी उपचुनाव में मतदान करने जरूर आए। पहले मतदान फिर जलपान। दरअसल गोला गोकर्णनाथ सीट 6 सितंबर को बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन के कारण खाली हुई थी, जिसके बाद बीजेपी ने वहां से अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी पर दाव लगाया है। बीएसपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, लिहाजा बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी और समाजवादी पार्टी उम्मीदवार विनय तिवारी के बीच सीधा मुकाबला होता दिख रहा है। कोई नहीं है टक्कर। मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि इस चुनाव में जनता मन बना चुकी है। जहाँ कहीं हम वोट मांगने गए तो लोग यही कहते हैं यहाँ से आप जाइए, टाइम मत खराब करिए। हालांकि इस चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन विनय तिवारी के लिए प्रचार करने एसपी का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, जिसके बाद बीजेपी ने अखिलेश यादव पर सवाल खड़े कर दिए। गोला के चुनाव में समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पिता माननीय मुलायम सिंह जी का देहांत हो गया था। इस कारण वो वहाँ पर व्यस्त थे, अब एक्टिव हुए हैं। लेकिन उन्होंने जो स्टार प्रचारक हैं उनको भेजा था, लोग वहां पर गए थे। समाजवादी पार्टी फिर आधी अधूरी तैयारी के साथ उपचुनाव में गई है और जब परिणाम आएगा, जैसे रामपुर और आजमगढ़ में भाजपा चुनाव जीती थी, जब समाजवादी पार्टी पराजित होगी तो फिर निर्वाचन आयोग पर या ईवीएम पर दोष मढ़ने का काम करेगी। गोला उपचुनाव में हर पार्टी अपनी जीत का दावा तो कर रही है, लेकिन अब जनता को तय करना है कि गोला का अगला विधायक कौन होगा। चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है। लोगों से आयोग की अपील है कि बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लें और सुरक्षित मतदान को संपन्न करवाएं। अब देखना होगा कि कौन किसके सर पे मतदाता जीत का सेहरा बांधते हैं। अब 6 तारीख को देखना होगा कि जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी। और चलिए आपको बता दें कि गोला गोकर्णनाथ सीट का सियासी इतिहास कैसा रहा है। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में किसे कितने वोट मिले थे और गोला गोकर्णनाथ में कुल कितने मतदाता हैं ये भी जान लीजिए। 2022 में बीजेपी के अरविंद गिरी को 1,26,534 वोट मिले थे। वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विनय तिवारी को तब सिर्फ 97,240 वोट मिले थे।
बीएसपी से शिखा अशोक नौजिया को महज 26,970 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रहलाद पटेल को सिर्फ और सिर्फ 3,513 वोट मिले थे, जबकि 1973 वोट नोटा पर पड़े थे। और इसी के साथ अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर बात यूपी की सियासत की हो रही है तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद क्या उथल पुथल, वो भी देख लेते हैं, जान लेते हैं। दरअसल पूरा मुलायम सिंह यादव परिवार एक छत के नीचे खड़ा नजर आया था और ऐसा लगा था कि अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा परिवार खड़ा है। लेकिन शोक का काल बीत चुका है और राजनीति आगे बढ़ चुकी है। जो शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार की तमाम विधियों में अखिलेश यादव से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, अब खुद को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का नेता बता रहे हैं। चाचा भतीजे के बीच गहरी हुई खाई नेताजी के निधन के बाद भी नहीं भर पाई। राजनीति की विसात में अखिलेश और शिवपाल के बीच की दूरी तनिक भी कम नहीं हुई। नेताजी के अंतिम संस्कार से लेकर हर विधान में अखिलेश के साथ शिवपाल यादव रहे, लेकिन जब बात राजनीति की आई तो शिवपाल यादव अखिलेश से अलग दिखे। खुद को समाजवादी पार्टी से अलग बताया और अपनी पार्टी पीएसपी को मजबूत करने पर जोर देते नजर आए। हमारी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है। ये सही है कि समाजवादी पार्टी से तो अभी तक हम अलग ही हैं, लेकिन हम अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। तो नेताजी के जाने के बाद सही है कि हम लोग शोक में हैं, लेकिन हम नेताजी के आदर्शों पर चल करके अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। शिवपाल यादव कल की महोत्सव में भाग लेने जब संभल पहुंचे तो बदली राजनीति के संकेत भी दिए। उन्होंने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी से जोड़ने पर अभी कोई बातचीत नहीं चल रही है, लेकिन उनको इंतजार जरूर है कि अखिलेश उन्हें कोई न कोई जिम्मेदारी जरूर देंगे। इंतजार है, इंतजार है। तो ये प्लीज वेट कब तक चलेगा? बहुत टाइम हो गया इसको तो देखिए, अभी नेताजी के जाने के बाद हम सब लोग शोक में हैं, अभी भी शोक में हैं। और अभी नेताजी का जन्मदिन भी आने वाला है, जो हम हर साल मनाते थे। शिवपाल यादव नेताजी का जन्मदिन भी मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश के साथ जन्मदिन की तैयारी करेंगे या फिर अकेले, क्योंकि जब सवाल पूछा गया कि भविष्य में शिवपाल समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे तो जवाब था अभी कुछ नहीं कह सकते। भविष्य में जो है संभावनाएं ऐसी हैं कि दोबारा समाजवादी पार्टी की तरफ एक बार आपका रुख होगा, कुछ इस तरीके की जो चर्चा है। तो इस पर देखिए, अभी हम कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। हालांकि जिम्मेदारी संभालने को लेकर शिवपाल यादव पहले से ही तैयार हैं, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि इससे पहले भी नेताजी के क्रियाकर्म के दौरान भी शिवपाल ने जिम्मेदारी संभालने की बात कही थी और किसी से कोई मतभेद नहीं होने की बात भी। जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। और वैसे तो अगर जिम्मेदारी नहीं भी मिलती है तब भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग भी हमारे पास जुड़े हैं, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, उनको सबको हम इकट्ठा करके। कुल मिलाकर नेताजी के जाने के बाद समाजवादी सियासत में भूचाल सा दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए हैं तो शिवपाल यादव गाहे बगाहे बयान देकर सियासत गरमा दे रहे हैं। शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और 2012 के बाद लगभग वो साइड लाइन है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी से उनके संपर्क को अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, और गठबंधन किसे लेना है ये केंद्रीय पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी निर्णय करेगी जो भी। ये ठीक है, उनका अंदरूनी मसला है, उनके पारिवारिक मसला है कि वो किस तरीके से उस चीज़ को ले रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिस नज़रिए से उनको देखती है वो लंबे समय से आस लगाए हैं। उनके आस जब तक नेताजी थे तब तक पूरा नहीं हो पाए,
तो मुझे नहीं लगता है कि जब नेताजी नहीं है अब वो आस लगाए हैं कि पूरा हो जाए, तो हम तो चाहते हैं, ईश्वर से चाहेंगे कि वो एक हो जाएं और मिल के लड़ें। अब सवाल है कि शिवपाल यादव अखिलेश की जिम्मेदारी का और इंतजार करेंगे या फिर अकेले ही अपनी पार्टी के साथ सियासत को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आगे निकाय चुनाव है और 2024 का लोकसभा रण भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो शिवपाल यादव के बयान से समाजवादी राजनीति में एक बार फिर से उबाल आ चुका है। जिम्मेदारी के लिए तैयार शिवपाल अपनी पार्टी की मजबूती की बात भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर निकाय चुनाव के लिए वो अपने सिंबल पर उतरने की तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि शिवपाल यादव की पार्टी का चुनाव चिन्ह बदल गया है। निकाय चुनाव के लिए बदल गया है चुनाव चिन्ह, चाबी की जगह अब स्टूल मिल गया है चुनाव चिन्ह और सभी निकाय सीटों पर पीएसपीएल चुनाव लड़ेगी, इस बात का ऐलान भी कर दिया गया है। निकाय चुनाव के लिए पीएसपीएल को चिन्ह मिला है। इससे पहले शिवपाल यादव एसपी के सिंबल पर विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन गठबंधन टूट गया। नेताजी के निधन के बाद उम्मीदें थी, वो भी अब पूरी होती नहीं दिख रही। उम्मीद ये थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। शहर की सरकार यानी कि नगर निकाय चुनाव की तैयारी में चुनाव आयोग जुट चुका है। उम्मीद है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक नगर निकाय चुनाव हो जाएंगे। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि 4 चरणों में दिसंबर में ये चुनाव करवाए जाएंगे और नतीजे जनवरी के पहले हफ्ते में घोषित किए जा सकते हैं। इससे पहले 2017 की बात की जाए तो निकाय चुनाव नवंबर में हुए थे। 4 चरणों में तब भी चुनाव हुआ था और 2 दिसंबर तक नतीजे भी आ गए थे। इसलिए किसी भी हाल में दिसंबर में चुनाव करवाना होगा और ये आयोग की मजबूरी है। नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। उम्मीद है कि दिसंबर के अंत तक निकाय चुनाव होंगे और जनवरी के पहले हफ्ते में शहर की सरकार का गठन हो जाएगा। बीजेपी का कहना है कि निकाय में भी कमल खिलेगा, जिसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। पार्टी के सभी पदाधिकारी जिन लोगों को दायित्व दिया गया है वो सब लोग पूरी तैयारी के साथ हम लोग लग रहे हैं। जैसे अधिसूचना जारी होगी, अधिसूचना जारी होने के बाद तुरंत हम लोग होमवर्क कर लिया, हम लोगों ने प्रत्याशी घोषित करके चुनाव मैदान में आएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी नगर निकायों में अधिकांश मेयर, चेयरमैन, सभासद के चुनाव जीतेगी। निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि जब प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास की रफ्तार और भी तेज होगी। यही वजह है कि जनता निकाय चुनाव में भी बीजेपी को जिताने की तैयारी कर रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार यानी नगर निकाय में भी भाजपा सरकार जगह जगह आपको बनती हुई जब नगर निकाय चुनाव के परिणाम आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इस समय मन में एक ही भाव है कि अगर देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो बाकी जगह जो भी चुनाव हो रहे हैं वहां भी भाजपा आएगी, तो विकास के रफ्तार में कोई अड़चन नहीं। एक और बीजेपी तो दूसरी ओर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम दल निकाय चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने नेताओं को पत्र लिखकर मतदाताओं के नाम लिस्ट में जुड़वाने के निर्देश दिए हैं। सभी पार्टी पदाधिकारी को ये आदेश इसलिए दिए गए हैं कि उनके सपोर्टर वोट देने से वंचित न रह जाएं। के चुनाव होने जा रहे हैं, निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस बार अपना परचम लहराएगी, क्योंकि जनता ने तय किया है, जिस समस्या से उत्तर प्रदेश की जनता जूझ रही है, उन्होंने इस बात को संकेत दे दिया है कि इस बार समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो तैयारी है पूरी तरह से जनता समाजवादी पार्टी के साथ है और इस बार नगर निकाय के चुनाव समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस भी निकाय चुनाव के लिए दम भर रही है। कानपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक कर नगर पंचायत चुनाव पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव को कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। मैं पूरे ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ूंगा और वो ताकत है हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी। हमारी पार्टी के चाहे जिले के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे ब्लॉक के हों, चाहे शहर के हों, सारे पदाधिकारी इस बार ताकत के साथ चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर निकाय चुनाव को लेकर हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है,
लेकिन उम्मीद है कि दिसंबर के आखिर तक किसी भी हाल में चुनाव होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन निकाय चुनाव का समीकरण क्या कहता है, ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। 2017 के निकाय चुनाव के नतीजों पर अगर नजर डाली जाए तो मेयर के 16 सीट थे, लेकिन इस बार शाहजहांपुर सीट बढ़ गई है, यानी कि कुल 17 सीटों पर मेयर के लिए चुनाव होंगे। और इसके अलावा पिछली बार पार्षद के 1300, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के 198 और नगर पालिका परिषद सदस्य के 5261 पद थे, जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष के 438 और नगर पंचायत सदस्य के 5434 पद हुआ करते थे। लेकिन इस बार नए परिसीमन के आधार पर कुछ सीटें बढ़ सकती हैं। पिछली बार मेयर चुनाव का जो रिजल्ट था वो भी हम आपको बताते हैं। 2017 में 16 सीटों पर जो चुनाव हुआ था, बीजेपी ने 14 सीटों पर कब्जा कर लिया था और बीएसपी को 2 सीटें मिली थी। जी हाँ, तो बीजेपी ने किस सीट पर मेयर का चुनाव जीता था, किन किन सीटों पर, ये भी हम आपको बता दें। इनमें अयोध्या, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद, वृंदावन, मथुरा, वाराणसी, इलाहाबाद का नाम शामिल है। इसके अलावा लखनऊ, झांसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, बरेली की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुना गया था। बीएसपी ने अलीगढ़ और मेरठ में बाजी मार ली थी। और अब बात करते हैं निगम पार्षद की। तो 2017 के चुनाव में निगम पार्षदों में बीजेपी ने 597 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 202 और बहुजन समाज पार्टी को 147 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 110 सीटें मिली थी और 244 सीटें ऐसी थी जहां पर अन्य प्रत्याशी जीते थे, मतलब जिनके पास कोई सिंबल नहीं था, निर्दलीय वो चुनावी मैदान में उतरे थे। चलिए बात अगली खबर की कर लेते हैं। गाजियाबाद से ये खबर, जहां पर 3 मंजिला मकान गिर गया और वो गनीमत रही कि इस हादसे में अभी तक किसी की जान नहीं गई और कोई नुकसान नहीं हुआ। टीला मोड़ थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर इलाके में हादसा हुआ है। पिछले कई दिनों से चल रही बेसमेंट की खुदाई के कारण गरिमा गार्डन इलाके के कई मकानों में दरारें आ गई थीं, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने पुलिस से भी की थी, लेकिन बेसमेंट खुदाई का काम लगातार चलता रहा और यही वजह है कि आज गरिमा गार्डन का एक मकान गिर गया। और ये तस्वीर अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। इस इमारत के बगल में ही देखिए बेसमेंट की खुदाई चल रही थी। लोगों ने कई बार शिकायत की थी कि बेसमेंट की खुदाई की वजह से इनके मकान में दरार आ गई है और खतरा बना हुआ है मकान के गिरने का, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इसी बीच इन लोगों ने अपना घर खाली कर लिया था और देखिए आज मकान गिर भी गया। पीछे की दीवार गिर गई, आ रहा है, गया पीछे की दीवार गिर गई, पीछे। हिमाचल प्रदेश चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी के लिए मैदान में उतरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। हिमाचल में हिंदुत्व का नारा बुलंद करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अगर देश में कांग्रेस की सरकार होती तो अयोध्या में राम मंदिर कभी नहीं बन सकता था। हिमाचल के चुनावी रण में उतरे योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर एक के बाद एक कई प्रहार किए। हमीरपुर, मंडी और सोलन में ताबड़तोड़ प्रचार कर योगी आदित्यनाथ ने अपना एजेंडा साफ किया। कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए हिंदुत्व के एजेंडे को ऊपर रखा। योगी ने कहा कि अगर देश में कांग्रेस की सरकार होती तो राम मंदिर निर्माण कभी नहीं हो पाता। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस अगर देश में रहती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाता? हो पाता? माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं मैं, क्या कांग्रेस कर पाती? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर आपको गौरव की अनुभूति होती है कि नहीं होती है? 500 वर्षों के बाद गुलामी के ढांचे को समाप्त करके अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये भारत का भव्य राष्ट्र मंदिर है। राम मंदिर को लेकर योगी ने हुंकार भरी तो वहीं काशी, मथुरा, केदार, बद्री का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एजेंडे में कभी विकास था ही नहीं, बस परिवारवाद था। कांग्रेस के एजेंडे में कहीं भी न अयोध्या था, न काशी था, न केदारपुरी थी, न महाकाल था।
कांग्रेस के एजेंडे में तो केवल एक खानदान के विकास का था, और भाइयों बहनों केवल एक खानदान के विकास तक सीमित है पार्टी, इसीलिए आज अपना अस्तित्व खोती जा रही है। योगी ने माफिया और अपराधियों को लेकर भी विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मतलब माफिया और करप्शन है। आज यूपी में माफिया का राम नाम सत्य हो चुका है, वो दूसरे राज्यों में ठिकाना तलाश रहे हैं। कांग्रेस के आने का मतलब क्या होता है? अपने साथ माफिया को भी साथ में लेके आना है। कांग्रेस का मतलब माफिया को, कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार को, कांग्रेस का मतलब करप्शन को, ये साथ में लेके चोली दामन का संबंध है इनमें। हिमाचल के रण में सीएम योगी के ताबड़तोड़ प्रहार पर विपक्ष में कोलाहल मचा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि राम मंदिर का ताला सबसे पहले कांग्रेस ने ही खुलवाया था, तो समाजवादी पार्टी कह रही है यूपी में अपराध बढ़े हैं। योगी जी को शायद बात नहीं मालूम है कि राम जन्मभूमि कांग्रेस के समय में ही वहाँ पे आरती प्रारंभ हुई, उसका ताला खोला गया। अब सर ये योगी जी को मालूम नहीं, पता लगा लें। कांग्रेस हमेशा कभी भी इन लोगों की तरह एक केवल वर्गवाद की राजनीति नहीं करती है। राजनीति कांग्रेस सबको लेकर चलती है, और कांग्रेस के अंदर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके एक समान विचारधारा है। गुंडों का मन कितना बड़ा हुआ है और कितने बड़े बड़े यहाँ पे घटनाएं घट जा रही हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार का पता ही नहीं चलता कहाँ व्यस्त रहती है। हाँ, अगर आपको चुनाव में व्यस्त रहना है तो फिर उत्तर प्रदेश को किसके भरोसे छोड़ा हुआ है ये भी बता दीजिए। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर में, और मुख्यमंत्री जी तो खुद ही कहते हैं कि भूमाफिया यहाँ उत्तर प्रदेश में है। कुल मिलाकर हिमाचल में होने वाले चुनाव में योगी के भाषण से एक बार फिर हिंदुत्व का मुद्दा गर्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खिलता हुआ दिखाई देगा ना सभी ओर। और अगली खबर संभल से, जहां पर कल्की महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने योगी सरकार से संभल में कल्की भगवान का मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करने की मांग की है। उन्होंने सीएम योगी को भी संभल आने का न्योता दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम से बात की हमारे सहयोगी ने, वो भी सुना। कल्की महोत्सव ये भी बताएं जरा सा। देखिए, हमारे पुराणों में, धर्मशास्त्रों में ये जिक्र है कि भगवान का अंतिम अवतार, भगवान विष्णु का 10वां अवतार श्री कल्की के रूप में संभल में अवतार लेगा। यानी कि भगवान कृष्ण एक बार पुनः धरती पे आएंगे और वो संभल नामक स्थान पे आएंगे, इसी धरती पे अवतार लेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए श्री कल्की पीठ में, श्री कल्की पीठ की स्थापना अहिल्याबाई होलकर जी के समय हुई थी, और कल्की पीठ में, कल्की धाम में प्रतिवर्ष श्री कल्की महोत्सव का आयोजन किया। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कल्की धाम पर, जो कल्की धाम के भीतर मंदिर पर रोक लगी है उसे हटाएं और यहाँ आएं और उसका शिलान्यास करें। कल्की का भव्य मंदिर बने, उसका प्रस्तावित नक्शा तैयार है, और उस पर कुछ लोगों ने आपत्ति की थी, खासतौर से यहाँ के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने। तो वो आपत्ति की थी, वो आपत्ति निर्मूल है, क्योंकि जमीन हमारी है, धरती हमारी, धन हमारा, आस्था हमारी, भगवान हमारा। कल्की धाम के आश्रम में अगर मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? हम तो अपने आश्रम में मंदिर बना रहे हैं ना। तो मैं तो योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि धर्म के दृष्टिकोण से कल्की धाम को भी अपना ही समझें, क्योंकि गोरख पीठ और कल्की पीठ दोनों सनातन धर्म की शक्ति पीठ हैं, और दोनों सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं। तो अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम के आश्रम में मंदिर बनता है तो उससे किसी को क्या प्रॉब्लम है? होनी नहीं चाहिए। कभी आपने मांग की है, योगी जी से कहा है कि इस मंदिर बनवाने का रास्ता प्रशस्त करें, जैसे अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का किया गया? कभी आपने मांग की है क्या? मैं तो न्यूज़ 18 के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। भगवान मेरा ही नहीं है, उनका भी है, इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि जिस तरह अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, कल्की धाम के मंदिर को बनवाने के लिए भी योगी जी आदेश दें। मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी।